अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। थोड़ा सा पहले उसका आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जो है ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान में एक कमी देखी जा रही है। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह में के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सर्वे जो आया है उसके मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% ख़रीदारी जो हुई है वो कपड़ों की हुई है और सेकंड नंबर पे जिस चीज़ की ख़रीदारी की गई है वो घड़ियों की गई है। गैलप और गिलानी सर्वे के मुताबिक मशहूर शख्सियत के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 39% लोग मजहबी रहनुमा दानिश्वर बनना पसंद करेंगे और 34% अफराद ने रिश्ता कायम रखने के लिए एतमाद को सबसे ज़्यादा ज़रूरी करार दिया। अच्छा, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो रुझान कम होता जा रहा है, लगता यह है कि लोगों के पास पैसों की कमी इतनी शायद नहीं है, इतनी किल्लत नहीं है, लेकिन जो कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं उसकी वजह से शायद ऑनलाइन शॉपिंग का जो रुझान है बिलखुसूस पाकिस्तान में वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सियासत के मैदान के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासत, ताकत के मराकज़ और 9 मई के साए सब एक जगह आकर जमा हो गए हैं और इस सब के बीच सबसे बड़ी खबर क्या है वो ये है कि सेनेटर फैसल वाडा का एक धमाका खेज दावा। वो दावा क्या है? वाडा साहब कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अब बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सिर्फ बात नहीं, शवाहिद भी देंगे। अब आप जरा तसव्वुर करें कि एक वो शख्स जिस पर खुद 4 बड़े इल्जाम साबित हो चुके हैं, सियासी मुदाखलत, रियासती मफाद को नुकसान, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, और 15 महीने के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद उसे 40 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो गई है। वही शख्स अब आकर बानी पीटीआई के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये कहानियां खत्म नहीं होती। तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं कि ये सज़ा फ़ौज के अंदर एहतसाब पर लोगों का एतमाद बढ़ा रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अडियाला के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी खड़े होकर कहते हैं कि अंदरूनी मामला है और हमें माइनस करने की कोशिश 3.5 साल से चल रही है। फिर आते हैं ख्वाजा आसिफ की जानिब और यहाँ तो पूरी कहानी का जाविया ही बदल जाता है। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि मई यानी 9 मई बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का मुश्तरका मंसूबा था और ये सारा मंसूबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए था। उधर तलाल चौधरी भी साफ साफ कह रहे हैं कि फैज़ हमीद आर्किटेक्ट थे, बानी पीटीआई बेनिफिशरी थे, दोनों को जवाब देना होगा। और अब सवाल ये कि आगे क्या होगा? क्या बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता दिखाई दे रहा है? क्या फैज़ हमीद की गवाही सियासत का नक्शा बदल देगी? क्या ये नया खेल है या पुराना खेल, मगर नए खिलाड़ियों के साथ क्या होने जा रहा है? इसी सिलसिले पे आज बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ कराऊंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से आमिर मुगल साहब ने, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट इस्लामाबाद के एमएनए हैं। आप सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से एमपी हैं फ़रा खान साहिबा। फ़रा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है नजमी आलम साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आमिर मुगल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि आप लोग कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फैज़ हमीद की जो मुमकिन गवाही भी आपके खिलाफ अगर आए तो फिर जिम्मेदारी किस पर डालेंगे आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, सबसे पहली बात यह है कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाही देते हैं या नहीं देते हैं वो तो बात की बात है ना, जब देंगे तो देखी जाएगी। असल बात यह है कि गवाही देने के बाद किसी चीज को साबित भी तो करना होता है। इमरान खान को बिल्कुल सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान सियासी कैदी हैं और उनका जुर्म सिर्फ यह है कि वो इस कौम के लिए, सवाल के लिए इंसाफ मांगते हैं, आइन मांगते हैं, कानून की बालादस्ती मांगते हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अक़वाम आलम में सर उठा के चले, पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन ना ले, किसी की गुलामी ना करे, किसी के आलमी ताकतों का अदाकार ना बने। यही इमरान खान का जुर्म है और कोई इमरान खान का जुर्म नहीं है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की अवाम की 70 से 80% जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और मैं एक और आपको आज बात बताऊँ, ये
जिस तरीके से पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, आईन और कानून को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी की जा रही है, माओ बहनों के सरों से चादरें खींची जा रही है, नौजवानों को अगवा किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी सियासी जमात के 35,000 कारकुनों पे पर्चे दे के उन्हें जेलों में बंद किया गया है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है, ये महंगाई से तंग है, लाखों से तंग है, बैड गवर्नेंस से तंग है, बेरोजगारी से तंग है। तो इमरान खान इस वक्त रुकावट है इस मुल्क में खूनी इनकलाब के रास्ते में। ये बात मेरी याद रखिएगा आप सलाह। इस वक्त इमरान खान खूनी इनकलाब और इस जो मौजूदा फस्ताई रजीम है, इसके दरमियान रुकावट बन के खड़ा हुआ है। आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसे उन्होंने वज़राए आज़म और उनके वज़रा के साथ किया आवाम ने। इमरान खान एक उम्मीद की सूरत बन के खड़ा है। आमिर मुगल साहब, कतर कलामी की माज़रत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आमिर मुगल साहब, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं सर, ये सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। हमारे साथ फराह खान भी मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर PMLN की नुमाइंदगी कर रही हैं। नहीं, लेकिन सर माज़रत के साथ आप जो बातें कर रहे हैं वो सुनने की अच्छी है। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत इससे डिफरेंट है। आप कह रहे हैं कि जब वो गवाही देंगे तो तब की बात है, लेकिन फैसल वाडा तो बड़ा बरमला कह रहे हैं कि फैज़ हमीद जो है वो बानी PTI के खिलाफ न सिर्फ गवाही देने जा रहे हैं बल्कि शवाहिद भी देंगे वो। सुने ना मेरी बात, सुन तो ले, सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। जी जी। फैसल वावड़ा जो है ना, वो हमारे इधर पिंडी में ना एक पौड़ी पुल है, वहां पे फैसल वावड़ा की तरह के नजूमी बेशुमार बैठे होते हैं जो 100 पेशेंट गोइयां करते हैं। एक आदमी अगर कोई इत्तेफाक से दुरुस्त साबित हो जाए तो सर, लेकिन फैसल वावड़ा की तो सारी पेशेंट गोइयां जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है। सुन ले जी। उनकी वो पेशेंट गोई सच्ची साबित होती है, जिसमें रियासत पे जो काबस टोला है उसकी तरफ से उनको जुल्म और सितम किया जा रहा हो तो वो दुरुस्त साबित होती है। आवाम के बारे में आज तक उनकी कौन सी पेशेंट गोई साबित हुई है सच्ची? उन्होंने कहा इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तहरीक के सामने पूरा इलेक्शन जीत दिया। उन्होंने कहा पार्टी टूट के बिखर जाएगी, पार्टी वहीं खड़ी है, आवाम उसके साथ खड़ी है, तो उनकी वो पेशेंट गोई सच्ची साबित होती है। चलिए ठीक है, आमिर मुगल साहब शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं दूसरे मेहमानों को भी। एक बात तो आप फरा कंप्लीट होने दें, वो 1 मिनट मुझे दे जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान इस मौजूदा फस्ताई रजीम और खूनी इनकलाब के सामने रास्ता बन के खड़ा है, रोक के खड़ा है। अभी तक पाकिस्तान के नौजवान को ये उम्मीद है कि इमरान खान की सूरत में आइन की, कानून की बालादस्ती होगी, उसको रोजगार मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, मुल्क में इंसाफ होगा। जिस दिन खुदा न खास्ता ये रुकावट हट गई तो नौजवान फिर इनको नहीं रहने देगा। आमिर मुगल साहब, ये सब कुछ KPK में आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ाहिर दूसरे मेहमानों से भी गुफ्तगू करनी है, वो भी ज़ाहिर मेरे गेस्ट हैं और इक्वली मेरे लिए जो है काबिल एहतराम है तमाम मेरे गेस्ट। फराह खान साहिबा, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं आमिर मुगल साहब की, तो ये बताइएगा फराह साहिबा कि क्या नून लीग वाकई समझती है कि ये सारा अमल जो है वो किसी सियासी फ़ायदे के बगैर सिर्फ कानूनी तकाज़ों के तहत चल रहा है? और जिस तरह की गुफ्तगू अभी आमिर मुगल साहब कर रहे हैं, वो जो नक्शा खींच रहे हैं, आप इत्तेफाक करती हैं इनकी बातों से? बहुत शुक्रिया। मैं आपके मोअज़्ज़िज़ मेहमान की गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इलेक्शन कैंपेन में उतर रहे हैं और पहली दफ़ा ये इक़्तिदार की बात करेंगे, आवाम को बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये बातें वो लोग करते हैं जो पहली दफ़ा आए हुए हों और फिर आवाम बेचारी जो कि हमेशा से मासूम होती है भरोसा कर लेती है। जो लोग टेस्ट होके जा चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान ने देख ली है, वो ऐसी बातें करें तो फिर क्या ही कहिएगा। आप जरा KP की तरफ आ जाइए। जो ये बातें हो रही हैं, KP में इनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को कब तक ये लारे लपटे देते रहेंगे? अब तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया। ये तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां इनकी हुकूमत है उन लोगों ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया है। कोई यहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, अगर वो हेल्थ है, अगर वो एजुकेशन है, सारे मामलात इनके सामने है। ये जी पूरे अवाम को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को और अपने ओहदेदारान को बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं कि आप अडियाला जेल पहुंच जाएं। सना साहिबा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर एक आदमी जेल में है, रूल फॉर वन इज रूल फॉर ऑल। अगर एक आदमी जेल में है और वो कन्विक्टेड है, उसका ट्रायल हो रहा है, तो ये आप पाकिस्तान को, ये दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई
जेल में हो और आप जाके उसकी दीवारें तोड़ दें तो आप उसको निकाल लेंगे, तो फिर जितने भी लोग जेल में हैं उनके सारे रिश्तेदार, उनके प्यारे सब यही करेंगे कि लगता है कि पाकिस्तान का कानून ही यही है। फिर आप ही की सेफ्टी के लिए जब आपको रोका जाता है कि खुदारा आप एक जगह जमा मत होइए, असेंबली मत बनाइए, अगर खुदा ना खास्ता वहां पे कोई मिसहैप हो जाता है फिर भी बात जो है वो हुकूमत पे आएगी, फिर भी वो इदारों पे आएगी। तो अगर आपकी फिक्र की जाती है तब भी आप खुश हैं, वैसे तो आप हैं ही ना खुश। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है इनकी कि मतलब ये क्यों हुकूमत को, उस साइड की हुकूमत को, वफाक की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं जो अपना काम कर रही है। आए दिन पंजाब में रोजाना की बुनियाद पे सना साहिबा पूरा मीडिया गवाह है। अगर मैं कहती हूँ जैसे आपने कहा ना इनको कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ वो सुनने में भी अच्छी लग रही है और हकीकतन भी ऐसा है कि आए दिन सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दो दो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, इतने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं कि जब हम मीडिया से बात करते हैं, किसी को बताते हैं, तो इवन हम भूल जाते हैं कि अब अगला कौन सा था, अगला कौन सा था। याद रखना इतना मुश्किल हो गया है। अवाम फैसला करेगी। मेरी तो आपसे दस्तबदस्ता ये इल्तिजा है कि खुदारा आप खैबर पख्तूनख्वा पे तवज्जो दीजिए। जिसका जो केस है, जिसका जो ट्रायल है, जो कन्वेक्शन है, अदालतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में एक आईन है। हर एक आदमी को, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो एक आम आदमी हो, जैसे मैंने कहा रूल इज फॉर वन, रूल इज फॉर ऑल, तो उसको उसके मुताबिक सजा जजा दी जाएगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा नजमी आलम साहब, आप ये बताइए सर के पीपल्स पार्टी हमने देखा कि हमेशा शफाफियत की बात करती है, तो सर आप समझते हैं कि अब हालात वाकई शफाफियत की तरफ जा रहे हैं? और सर साथ ही साथ ये भी ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कल जो मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के ख़िलाफ़ हुकूमती तमाम फैसलों, जो भी हुकूमती फैसले होंगे, हर फैसले की पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करेगी। तो क्या आप लोग पीटीआई के साथ खड़े हो रहे हैं? नहीं, हम पीटीआई के साथ नहीं खड़े हो रहे, हम प्रिंसिपल के साथ खड़े हुए। ठीक, कि अगर हम देखेंगे कि सही फैसला हो रहा है, और कल बिलावल साहब ने समझाने की कोशिश की पीटीआई के कि भाई आप कुछ समझो, आप क्यों ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि आप फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हो कि वहां गवर्नर हाउस राज लगा दे, ठीक, जो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने पीटीआई को, मैं यही पीटीआई का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इनको थोड़ा सा आपस में बैठना चाहिए, कुछ मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। ठीक है, अपोजिशन में आ गए हैं तो अपोजिशन को भुगतने का भी दम पैदा करें। हमने भी सालों पोजीशन भुगती है, और पॉलिटिकल तरीके से करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि प्रेशराइज करके करा लेंगे। तो ये इनकी खामख्याली है। प्रेशराइज होके स्टेट इतनी आसानी से प्रेशराइज नहीं होती। ठीक, आप जो तकरीरें कितनी कर लें, कुछ कर लें, आपके वही मखसूस जुमले हैं। जहां तक तरक्की की बात है, इस वक्त कराची का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि केपीके से इतने ज्यादा लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि केपीके में इतनी तरक्की, कितनी तरक्की हुई है कि लोग वहां से घर बार छोड़ के कराची आ रहे हैं, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अगर इतना केपीके अच्छा हो गया है और इतना वहां पे दूध की नहरें बह गई है, तो केपीके के लोगों को रोजगार वहां मिल रहा है, तो लोग क्यों छोड़ के कराची आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा आमिर मुगल साहब, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे और अभी नजमी आलम साहब ने भी कहा कि वहाँ पे बड़ी, अगर वाकई वहाँ की दूध की नहरें वहाँ बह रही हैं केपीके में, तो सर वहाँ पे जो दहशतगर्दी के इतने मामला आते हैं, हर तरह के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। तो सर गुज़िश्ता कोई 15 सालों से आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन उसकी जो सब सिचुएशन है वो सबके सामने है। लेकिन सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि बानी पीटीआई को माइनस किया जा रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पार्टी के अंदर भी सर कुछ फैसले जो है वो खुद आप लोगों ने भी गलत किए हैं? क्योंकि जिस तरीके की गुफ्तगू, जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की गई बानी पीटीआई की जानिब से, सर आपको नहीं लग रहा, क्योंकि ये बातें भी जो है बाज़गश्त कर रही हैं कि जो मुत्तहदा माइनस अल्ताफ हुसैन नहीं थी, तो इसी तरीके से अब बानी पीटीआई माइनस जो है वो पार्टी ही होगी, लेकिन उसको रूल कौन करेगा? क्योंकि आप लोगों की पार्टी के अंदर ही इतनी जो है धड़ेबंदियां हैं, किसी का किसी से कोई, आप लोग एक पेज पर नहीं है, तो सर आप लोग कैसे लेके चलेंगे? देखिए सना, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर केपीके में तहरीक इंसाफ ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, तो मुसलसल तीसरी बार अवाम वहां मैंडेट क्यों देगी? 2/3 से भी ज्यादा इस दफा अवाम ने वहां मैंडेट दिया, 3/3 दिया, तो आपके ख्याल में अवाम ने दे दिए? अगर तहरीक इंसाफ की वहां परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, तहरीक इंसाफ वहां डिलीवर नहीं कर सकी, तो फिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की वहां बार बार इमरान खान को मैंडेट दे रही है? एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बात आपने की कि सर लेकिन अभी जो इलेक्शंस हुए थे ज़िमनी इंतखाबात, उसमें तो आप लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है ना। देखिए, अगर आप क्या नाम है इसका, सुल्तान सिकंदर राजा के नीचे इलेक्शन करवाएंगे तो आप अमेरिका में भी करवा ले, वहां भी रिजल्ट आएगा, वहां भी जो है वो शहबाज शरीफ जीत जाएगा। तो जब तक सुल्तान सिकंदर राजा इस इलेक्शन कमीशन पे बैठा है तो ये रिजल्ट आएगा। मैं दिन दिहाड़े हल्का ने 46 इस्लामाबाद से इलेक्शन जीता 8 फरवरी 2024 को, और मैं 86,000 वोट लेके मैं 46,000 की लीड से जीता। तो सुल्तान सिकंदर राजा ने वो तब्दील करके मुझे दे दिया 42,000 और मेरे अपोनेंट को दे दिया 86,000 और वो 46,000 से जीत गया। तो अगर सुल्तान सिकंदर राजा के नीचे इलेक्शन करवाएंगे आप के छोड़ के ना, अमेरिका और इंग्लैंड में भी जाके करवा दें, तो सुल्तान सिकंदर राजा के पास ये एक्सपर्टी तो है कि वो शहबाज शरीफ को जितवा देगा। तो इस पे मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। सारे उसके पास 145 मौजूद हैं। उमर यूब के पास वो 25,000 से जीते हुए हैं। दुनिया के किसी भी इंडिपेंडेंट, आजाद, गैर जानेदार फारग लेबार्टी से लेबार्टी करवा ले, अगर उमर यूब के 145 के मुताबिक वो जीता हुआ है तो वो सच्चा है, अगर उसके मुताबिक वो हारा हुआ है, साथ आप बाबर नवाज के भी भेज दें, अगर उसमें उमर यूब हार जाए तो मैं मानूंगा तरीके इंसाफ हार गया। तो इस पे सारी दुनिया को पता है कि सुल्तान सिकंदर राजा किस किस्म के इलेक्शन करवाता है। अब आए आप तीसरे नंबर पे, आपने जो कहा कि माइनस इमरान खान, देखिए माइनस इमरान खान की बड़े अरसे से कोशिशें हो रही हैं, 3 साल से माइनस इमरान खान की कोशिशें की जा रही हैं। कभी किसको तोड़ा जाता है, कभी किसको तोड़ा जाता है, कभी किसको तोड़ा जाता है। मैं कहता हूँ सबको तोड़ लें। इमरान खान और अवाम के दरमियान जो वोटिंग है वो नहीं टूट सकती। इमरान खान और अवाम का एक ऐसा आपस में रिश्ता बन चुका है कि इमरान खान को इस पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। आप पिछले 3 सालों से इमरान खान की तहरीर, उसकी तकरीर, उसकी तस्वीर, सब पे पाबंदी लगा चुके हैं। आपने सारा कुछ करके देख लिया, उसके खिलाफ किताबें लिखवा के देख ली, उसको गोलियां मार के देख ली, उसके 35 साल कारकुनों को गिरफ्तार करके देख लिया, उसके दर्जनों कारकुनाओं को शहीद करके देख लिया, उसकी बहनों पे जुल्म तशद्दुद करके देख लिया, उसकी बीवी पे जुल्म तशद्दुद करके उसे बेगुनाह जेल में रख के देख लिया, उसके खिलाफ कितने तशद्दुद की जो आप बात कर रहे हैं, कतई कलामी की माजरत आमिर मुगल साहब जी, सुन ले, सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं माइनस हुआ, फिर कोशिश करके देख लिया, वो नहीं माइनस होगा। अब बात करें। अच्छा ठीक है, फराह खान साहबा, 9 मई के केस में बानी पीटीआई को सजा हो सकती है? देखिए, इन्होंने बात की कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकते। मैं आपके इस जवाब पे आ रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जिसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जी जी। मैं ये सवाल पूछती हूँ इससे कि आया पाकिस्तान का मसला इमरान खान है? पहले तो मुझे ये जवाब दे दें, क्या अवाम अपने खाने में इमरान खान फैक्टर कुछ खाती है जो ये इमरान खान इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? दूसरी बात ये है कि आप जो वोट ले रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं, बकौल आपके जो आप वोट ले रहे हैं, कि आप 2018 में कैसे आए, आप फैजिया अबू है। बहुत क्लियरली मैं ये सना साहिबा आपको बता रही हूँ, जिसमें मुझे कोई यार महसूस नहीं हो रही है कि आप मुसलसल एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी फौज जो सेंटिमेंट्स उभार रहे हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आपके प्रोपगेशन की मुझे बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि झूठ इंतहाओं पर है। 9 मई केस में आपके सवाल की तरफ मैं आती हूँ। डेफिनेटली 9 मई में जो भी इन्वॉल्व है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। आप जरा हमारी हिस्ट्री देख लीजिए, जो पाकिस्तान संवार रहे हैं, जो पाकिस्तान बना रहे हैं। अगर फैज हमीद साहब को सजा होती है, 9 मई वाले कहां से आए हैं? आप 9 मई इस्लामाबाद कहाँ है, लाहौर कहाँ है, जितने स्पॉट्स इसमें मेंशन हुए, आइडेंटिफाइड हुए हैं, वो सब कहाँ है? वो क्या पाकिस्तान से बाहर है? वो पाकिस्तान के अंदर है। जो लोग उसमें मुलव्वस थे वो कौन थे? वो क्या इंडिया से आए हुए थे, नेबरिंग कंट्रीज से आए हुए थे, किसी दूसरे सियारे से आए हुए थे? जो जहां पे आइडेंटिफाइड हो रहा है उसमें 100 to 200% पीटीआई है। अब आप मुझे बताइए कि जो जुर्म करेगा तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? क्या 9 मई वाले या पीटीआई वाले जो भी जुर्म करेंगे, कहीं कानून यहाँ आ चुका है कि उनको सब इजाजत है? कानून तो सबके लिए है, उसमें कोई भी जाएगा। लेकिन फराह खान साहिबा, क्या हुकूमत ये गारंटी दे सकती है, फराह खान साहिबा, क्या हुकूमत ये गारंटी दे सकती है कि कानूनी कार्रवाई कल को किसी और जमात पर इसी तरह सवाल नहीं होंगी?
हमने ये सब भुगता हुआ है सना साहिबा, आप किसको बता रही हैं? ये हम भुगत चुके हैं। क्या हमारे लीडरान जेल नहीं गए हैं? मुझे बताइए कि कितनी पेशियां हुई हैं, कि 180 प्लस पेशियां उन्होंने कितने आराम से की है। हम भी वर्कर हैं, वर्कर रहेंगे। हम भी अपने लीडरान से मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन जब हमें रोक दिया जाता था, हमें डंडे मारे जाते थे, हमें गालियां दी जाती थी, तो हम रुक जाते थे, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया। हमारी सियासी तरबियत ही नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए। तो आप सब्र कीजिए, अपने मुकदमे का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपने इस जो ये बयान है आप ही का है कि जी कानून तो सबके लिए एक, आप क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको क्या जल्दी है? मुझे ये बताइए। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, लेकिन मैं आपको 200% कहती हूं कि चौथी दफा ना आप फैजियाब होंगे, ना आपको कोई वोट देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए। आप माशाल्लाह देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज कहां जा रही है, आपका डॉलर रेट जो है वो कितना कंट्रोल हो गया है, आपके फॉरेन रिजर्व्स कहां चले गए हैं। दूसरी बात, जब भी पाकिस्तान यहाँ डेलीगेशन आती है तो ये चढ़ दौड़ते हैं, पाकिस्तान को तरक्की के लिए फलने फूलने दे नहीं रही। हमारी खारजा पॉलिसी देखिए, आज हमारी फौज माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए मार्का हक बुनियानो मरसूस में किस जिद्दत के साथ ऊपर गई है और क्या अजीम शान फतह लेकर आई है, वो भी आपको नहीं भा रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली चाहते क्या है? पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है और 24 करोड़ अवाम की खुशहाली है, उनकी तरक्की है। ठीक है। अच्छा नजमी आलम साहब, आपकी पार्टी ने हमेशा सियासी मुकालमे पर जो है वो जोर दिया है, तो सर ये बताइए क्या मौजूदा हालात में ये मुकालमा जो है मुमकिन है? आपको लग रहा है कि इसकी कोई ऐसा ग्राउंड बन सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि पीटीआई का माजी देखते हुए, मुझे याद है जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो गवर्नर हाउस कराची के प्रोग्राम में उन्होंने दोनों हाथों से बंदूक का शेप बनाया और कहा इसकी नाल पर आसिफ जरदारी को मैंने रखा हुआ है। दिस इज हाउ यू डू द पॉलिटिक्स। इसको मैंने रखा हुआ है। इन्होंने अपने वर्कर की प्रॉपर उनको बदतमीज बना दिया वर्करों को। जो अच्छा यहाँ पे इनका ये बन गया कि यार जो ज्यादा बदतमीजी से बात करेगा वो इमरान खान को पसंद है, जो ज्यादा गाली गलौज करेगा इमरान खान को पसंद है। तो अगर इनको कोई सियासी सूझबूझ हो, ये बात डायलॉग पे जाएं। उस वक्त भी इन्होंने जब इख्तियार में थे मैं बात नहीं करूंगा, अभी भी मैं किसी इनसे बात करें कैसे? ये तो कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करनी। एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी कि वो तो कहते हैं कि इख्तियारात ही नहीं उनके पास, क्योंकि पीटीआई का तो मौक़िफ़ यही है कि गवर्नमेंट के पास इख्तियारात नहीं है, तो वो आखिर में बात किससे करना चाह रहे हैं? बात करें ना, हमसे क्यों मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से क्यों खफा है? जिनसे बात करनी है जाके उनसे बात कर ले। वो इनसे बात नहीं करना चाहते 9 मई के वाकयात के बाद और इनका जो सोशल मीडिया। लेकिन नजमी आलम साहब, आपके सामने सारी सिचुएशन है। नजमी आलम साहब सॉरी टू कट यू हियर, बट मुझे एक बात बताइए कि जो सिचुएशन है, जिस तरीके के बयानिया बनाया गया है पीटीआई की जानिब से, और बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के जिस किस्म की गुफ्तगू की, जो कुछ उन्होंने कहा, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे वो यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए क्या आपको लग रहा है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू डू द डायलॉग्स विद देम? दे डोंट वांट अ डायलॉग। सब अगर ये देखिए, जब कोई अपोजिशन में होता है तो उसको समझना चाहिए कि जी मैं सरेंडर प्रेशर, मुझे हालात अपने लिए बेहतर करने। एग्जैक्टली इसकी मिसाल मैं देता हूं कि 77 में जब कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली, भुट्टो साहब को फांसी हुई, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने जब एमआरडी की बुनियाद रखी, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो उन पार्टियों को बिठाया अपने साथ जो भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाइयां बांट रही थी। ये होती है सियासी सूझबूझ। अगर इनके अंदर कोई सियासी सूझबूझ ही नहीं है, ये सिर्फ हल्ला गुल्ला, और इससे कभी भी सियासत नहीं होती। इनको अपने लिए हालात बनाने हैं बातचीत के, तो इनको अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। जब ये अपना रवैया दुरुस्त करेंगे तो इनसे पॉलिटिकल पार्टी भी बात करेंगी, इनसे एस्टेब्लिशमेंट भी बात करेगी। लेकिन अगर ये अपना हुलिया बातें दुरुस्त नहीं कर सकते, अपना एटीट्यूड सही नहीं करेंगे, तो कौन किससे बात की जाए? अच्छा, इनका भी मसला ये है कि इमरान खान की पता नहीं अब बात किससे करें। कोई कहता है इससे बात होगी, कोई कहता है, एक आदमी आता है वो कहता है बात नहीं होगी, एक कहता है बात करेंगे। हाउ कैन यू डील विद देम? इनके पास तो कोई अपनी पॉलिसी नहीं है कि हमें करना क्या है। इनके अंदर सियासी मैच्योरिटी की बहुत कमी है। सिर्फ वो एक रटी रटाई जुमला के इमरान खान, ओके आई एक्सेप्ट हिम,
कि वो भी इस मुल्क का एक बड़ा लीडर है, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी पे सियासत होती है, जज्बात से खाली सियासत नहीं होती। और जब तक ये जज्बाती और ये बचपने वाले काम नहीं छोड़ेंगे, गाली गलौज को नहीं छोड़ेंगे, तो तब तक इनसे कौन बात करेगा। ये इसी तरह फ्रस्ट्रेट रहेंगे। अब ये मजीद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इनको मेरी राय ये है कि अपने आप को ठंडे दिमाग से बैठें, अपनी गलतियों को एनालाइज करें और फिर आके बातचीत करें। सब चीज मसले हल हो जाते हैं बातचीत से। नजमी आलम साहब, पॉइंट टेकन। मसला यही है कि गलती अगर रियलाइजेशन हो जाए तो फिर बात ही कुछ और हो जाए। उसके बगैर फिर ये गलती रियलाइज करेंगे तो इसको दुरुस्त करेंगे ना। ये अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, तो ये अपनी गलती दुरुस्त कैसे करेंगे। ठीक है, इसी तरह तो ये धक्के खाते रहेंगे। ठीक है। आमिर मुगल साहब, ये बात करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमने 3 इलेक्शन जीत लिए। अच्छा, जब हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में 4 इलेक्शन जीत लिए, तो उसको मानने को तैयार नहीं है ये पीटीआई। सर वो फिर फौरन से फॉर्म 45 और 47 की बात होने लगती है। बहरहाल आमिर मुगल साहब 2008 से जीतते आ रहे हैं, उसके ऊपर इनको ये एक्सेप्ट नहीं है। ठीक, 2018 के इलेक्शन एक्सेप्ट हैं, जिसमें इनको क्या फैसिलिटेट किया गया था, वो धरना जो इस्लामाबाद में लगाया गया था, सारे टीवी चैनल को कहा गया था कि पब्लिक नहीं दिखाना, सिर्फ स्टेज दिखाना, वो इतने दिन तक करके रखा गया। अच्छा, ये भी किया गया कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं थी। आप पैसे हुंडी से भेजो, बैंक से नहीं भेजो। ठीक है नजमी आलम साहब, पॉइंट टेकन। आमिर मुगल साहब, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई नहीं समझा सकता इनके, ये इनका साइकिक केस है पीटीआई वालों का। ठीक है, पॉइंट टेकन नजमी आलम साहब। आमिर मुगल साहब, आप भी बताइए, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 9 मई एक मुश्तरका मंसूबा था, तो सर आपकी जो जमात है इस दावे की तरदीद तो करती है, लेकिन क्या आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि बानी पीटीआई का ऐसे किसी मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं था? देखिए सना हरून साहिबा, मैंने ये नजमुल हसन साहब की तो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जो मोहतरम बहन बोल रही थी फरा साहिबा, उनकी बातें मैंने बड़े गौर से सुनी है। ठीक, और आपने भी सवाल किया 9 मई के हवाले से। उससे पहले जो मेरी बहन ने बड़ी जबरदस्त बात की कि इमरान खान के बगैर क्यों नहीं पाकिस्तान चल सकता, और इमरान खान को खाने की चीज है कि उसके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। मुहतरमा इमरान खान वो है जिसने जेल में बैठ के एक खातून को नॉमिनेट किया जिसका नाम यास्मीन राशिद है। इमरान खान भी जेल में, यास्मीन राशिद भी जेल में। 72 साल की खातून, कैंसर की मरीजा, जेल में बैठ के इमरान खान के नाम पे लाहौर की अवाम ने आपके लीडर मियां नवाज शरीफ को वो लेतर मारे वो सारी जिंदगी याद रखेंगे, हरा दिया उसको। ये है इमरान खान। इमरान खान वो है जिसने जेल में बैठ के एक शख्स को नॉमिनेट किया जिसका नाम शहजादा गस्तासर खान है, और वो मानसेरा में इलेक्शन लड़ा और आपके लीडर को हरा दिया उसने। आपका लीडर मानसेरा में भी लड़ा, इमरान खान के एक सिपाही से हार गया, लाहौर में भी हार गया अपने घर में। इसका नाम इमरान खान है। और ये याद रखिएगा, इमरान खान, आपके लीडर को रात को नींद नहीं आती, वो इमरान खान की एक 72 साल कैंसर की मरीजा खातून से हार के इलेक्शन बैठा हुआ है आपका लीडर नवाज शरीफ। इसको इमरान खान बोलते हैं। ये अवाम के दिलों की धड़कन है। अब आए आप 9 मई पे, देखिए 9 मई में इस हद तक तो हमारा इत्तेफाक है कि 9 मई को जो भी हुआ, जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ या और किसी आर्मी तंजीम पे हमला हुआ या किसी भी सरकारी तंजीम पे हमला हुआ, वो काबिल मजम्मत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उससे अलहदगी का लातकी का ऐलान करते हैं। अब रहा कि इसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पे है। अब आप हमें बताएं कि जब हम बारहा कह रहे हैं 2 साल से मुसलसल कहते जा रहे हैं कि बल्कि 2.5 साल हो गए इस वाक़े को कि आप इस पे एक आजाद जुडिशल कमीशन बनाएं जिसमें ये साबित हो कि ये वाकया करवाया किसने था, इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसकी सीसीटीवी फुटेजेस किधर है, और इसके अलावा उस दिन सारे नाके किधर गए थे और नाकों पे खड़ी हुई पुलिस किधर गई थी और नाकों पे खड़े हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किधर गए थे, लोग पहुंचे कैसे कोर कमांडर हाउस तक। और फिर आप अगर ये नहीं बनाते जुडिशियल कमीशन तो आप किस तरह कह सकते हैं तरीके से उसकी जिम्मेदार है। फिर दूसरा मेरा सवाल, मेरी मोहतरम बहन अभी बड़ी बातें कर रही थी 9 मई पे और ये भाई भी कर रहे थे 9 मई पे, आप मुझे बताएं अगर 9 मई जुर्म है और इसमें मुलव्विस जिन लोगों पे आपने एफआईआर करवाई है वो सारे मुजरम है, तो आज असद उमर को क्यों नहीं आपने पकड़ा हुआ, आज आपने डॉक्टर मुराद राज को क्यों नहीं पकड़ा हुआ, आज आपने अदलीब अब्बास को क्यों नहीं पकड़ा हुआ, आज आपने कादर हसन चौहान को क्यों नहीं पकड़ा हुआ। 9 मई को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर 9 मई में मुलव्विस एफआईआर में शामिल सारे लोग मुजरिम हैं तो मैंने जिनके नाम लिए हैं इन सब पे एफआईआर है, इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी, ये पाक साफ हुए
साथ छोड़ी, सारे पाक साफ हो गए, सारे आज घरों में बैठे हुए, सारे अपने बिजनेस कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं छोड़ी उन पे सारा 9 मई आपने डाल दिया है। तो इसलिए 9 मई को आपने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बहाना बना के रखा हुआ है। आए आज कराएं, आप 9 मई पे भी करवाएं। आमिर मुगल साहब ब्रेक का कहा जा रहा है। आमिर मुगल साहब नहीं ब्रेक का कहा जा रहा है सर। 9 मई के भी करवाएं। और आपने बात की इलेक्शन की, आप 2018 के इलेक्शन पे भी करवाएं जुडिशल कमीशन, और 2024 के इलेक्शन पे भी करवाएं। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। 40 सीटों पे, लूटी हुई सीटों पे, तहरीक इंसाफ की सीटों पे बैठ के आप असेंबलियों में जाके बैठते हैं, कुरान पाक पे झूठे हलफ उठाते हैं, और इधर आमिर मुगल साहब पॉइंट टेकन। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सिर्फ एक सवाल आप तीनों मेहमानों के लिए छोड़े जा रही हूँ कि इस वक्त यह बात इलेक्शन की नहीं हो रही है, बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जाएगा या फौजी तंसीबात को जो है निशाना बनाया जाएगा या हमारे जो इदारे हैं उनके खिलाफ अगर कोई लबकुशाई की जाएगी तो ऑब्वियसली वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फ़ारा साहब आप मौजूद हमारे साथ। आमिर मुगल साहब ने बहुत सारे सवालात एक साथ किए, तो मैं चाहूँगी कि उसका आप जवाब दे दें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या आप समझती हैं कि 9 मई के बाद जो सियासी दरारें पड़ी हैं वो सिर्फ कानून का नतीजा है या सियासी फैसले भी जो है वो बीच में शामिल थे? मैं अपने भाई का बहुत एहतराम करती हूँ। हमें सियासत में हमेशा अखलाकियात सामने रखने चाहिए। आप बिल्कुल इख्तलाफ करें, आपका हक है। मेरे भाई ने बात की यास्मीन राशिद साहिबा की, मेरे भाई ने मानसेरा की सीट का हवाला दिया। तो आज फिर नेशनल असेंबली में कौन बैठा है? यास्मीन राशिद साहिबा बैठी है या नवाज शरीफ साहब बैठे हैं? तो फैसला वो आप कर लीजिए। बात रह गई आपकी मानसेरा की। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम चाहते तो हम इस केस को परस्यू कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। हमें इतनी सीटों की जरूरत ही नहीं है ना। हमें ये साबित करने की जरूरत है कि हम यहाँ से जीत रहे हैं या हम यहाँ से हार रहे हैं। नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम के दिल से नहीं निकल सकता। नवाज शरीफ, जहां आप तरक्की का नाम लेंगे वहां नवाज शरीफ जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ ने जब उन्हें जला वतन किया गया, जब उनकी वाइफ मोहतरमा को ये साबित करना पड़ा मरने तक कि मैं कैंसर की मरीजा हूं, जो कि कोई नहीं मान रहा था, जब उनकी बेटी को उनके आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया। आज जब आप मोटरवे पे सफर करते हैं तो आपको ये किसने दिए? नवाज शरीफ ने। आज आप अपने घरों में जो ये उजाले एंजॉय कर रहे हैं ये आपको किसने दिए हैं? नवाज शरीफ ने। आज अगर अमन व अमान है तो ये किसकी वजह से है? नवाज शरीफ की वजह से। आपकी इकोनॉमी माशाल्लाह स्टेबल हो रही है, किसकी वजह से है? नवाज शरीफ से। देखें, ये बात करना कि मेरा लीडर ऐसा है, आपका लीडर ऐसा है, आप उससे जुड़ी तरक्की बताइए। ये मत बताइए कि वो कितना हैंडसम है, ये मत बताइए कि मैं यहां से जीत गया हूं, मैं वहां से हार गया हूं। और ये ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई। जितनी सीटों का आप नाम ले रहे हैं ना, वो 3 वक्तों का वजीर आजम रहा है, और आप उनके हर दौर को उठा के देखें तो आपको बड़े बड़े कारनामे मिलेंगे जिससे पाकिस्तान को तरक्की मिली है। तो ये बात तो आप कीजिए मत। एक दफा आपके वजीर आजम साहब जैसे इमरान खान साहब बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं? सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए कि असेंबली तहलील करने से पहले तक उनका कोई ऐसा बड़ा मंसूबा जिसको मैं भी बाहर जाके कह सकूं कि मैं पाकिस्तानी हूं और इन अदवार में मेरे मुल्क में मेरे ये वजीर आजम साहिबान आए हैं, उनमें एक इमरान खान साहब भी थे, उन्होंने पाकिस्तान को ये तरक्की दी है। तो देखिए, अब हरिपुर की मैं बात करूं, सना साहिबा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने वहां इनके ये जो खड़े हुए थे साहब, उमर अयूब साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। वहां उनका बयान वीडियो पे मौजूद है। इतना झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं ये, और हमारी आवाम बेचारी सादी है। चूंकि ये मजलूमियत का रोना रोते हैं, हमें 3 दफा इक्तदार से निकाला गया है, हमें 3 दफा, लेकिन हम कभी ऐसी न जुर्रत की है न कभी ऐसी हिम्मत की है कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। कहते हैं कि जी ये तो इस्राइल को कबूल कर चुके हैं। तो आप ये बताइए कि इस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करना, आप इन बुनियादों पे सियासत करना चाहते हैं, आप इन बुनियादों पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आप इन बुनियादों पे असेंबली पहुंचना चाहते हैं। चले आ जाइए, यहाँ 12-13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, मुझे कोई 3 मंसूबे गिनवा दीजिए। मैं कल भी अपने डिस्ट्रिक्ट करक का दौरा करके आई हूँ और मुझे लग रहा था कि मैं किसी खंडर ज़दा, किसी
वो कहते हैं ना कि जख्मी ज़दा जमीन पे चली गई हूँ, मैंने अस्पतालों का हाल वहां देखा है, मैंने एजुकेशन का हाल वहां देखा है, मैंने वो रोड देखे हैं, मैंने लोगों को सिसकते बिनकते देखा है जो बेरोजगारी महंगाई के नीचे दबे हुए हैं। आप हमसे एनएफसी मांग रहे हैं, आपको हमेशा पैसा मिला है, आप ये बता दीजिए कि आपने वो पैसा इस्तेमाल कहाँ किया है। आप इसकी भी गारंटी दे दीजिए कि आप वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि आज आपका सूबा कितने कर्ज के बोझ तले दबा है, आप मुझे बता दीजिए। आप छोड़िए उस तरफ, आप पाकिस्तान के एक हिस्से को संभाल दीजिए मेरे भाई। 9 मई अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ कुछ लोग मिल जाते हैं, आपको इक्तिदार में ले आते हैं और फिर जब वो आपकी बात नहीं मानते, आपका पोल उनके सामने खुल जाता है। जो झूठे वादे आपने उनसे किए हुए थे, जब उनको समझ आती है कि ये तो सब झूठ था, तो फिर क्या कीजिएगा? फिर आप पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे, आप शोदा की बेहुरमती करेंगे, आप अपनी तंसीबात को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कौन सी सियासत? अगर ये सियासत मैं करती हूं, कोई और करता है, इसकी कतई पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। अगर आप मुहिब्बुल वतन हैं, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो एक हिस्सा आपको खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल में मिला हुआ है। आप इस अवाम को साबित कीजिए खिदमत करके कि हम 9 मई वाले नहीं है। रह गई बात, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए तो उनको कोई क्यों नहीं पकड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे कहा गया कि आप माफी मांग लें, आपसे बात हो सकती है। आप अपनी गलती तस्लीम कर ले, आपसे बात हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे गलती होती है, मैं बहकावे में आ गई, मैंने एक कदम उठा लिया और मैं माफी मांग लेती हूँ, तो ये तो अल्लाह को भी पसंद है। आप हट धर्मी पे भी अड़े हुए हैं, आप बदमाशी भी कर रहे हैं, आप बदतमीजी भी कर रहे हैं और आप कहते हैं नहीं मैं गलत भी नहीं हूं, आप पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। फिर इसका तो कोई इलाज नहीं। लिए अदालतें बनी है, इसलिए कानून और इंसाफ का ये निजाम कायम हुआ है। आपके पास कोई भी ऐसा सबूत है जो आप क्लेम करते हैं कि हम ये नहीं थे जी, वहां हमारे साथ ये हो गया, यहाँ, तो आप सबूत लाइए ना, सबूत लाइए। मुकदमात सबूत की बुनियाद पे, सिर्फ जबानों पे, तकरीर बयानों पे या स्टेटमेंट्स पे ये चीजें नहीं होती हैं। आप निकल आइए स्पेस से। मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ, आपके फायदे के लिए कह रही हूँ कि अगर आप खिदमत करेंगे और जो आप कह रहे हैं वो सबूत के साथ कहेंगे, सच के साथ कहेंगे, तो फिर शायद आप कामयाब हो जाए। झूठ अब नहीं चले। ठीक है रणवीर आलम साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा जो है एतदाल की सियासत करती है, एतदाल पसंद करती है, तो आप समझते हैं कि 9 मई के बाद जो सियासी एतदाल की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है? देखिए, ये मुजाहरे हमसे ज्यादा किसी ने नहीं पाकिस्तान में किए होंगे। हमने भी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमने कभी किसी बस को आग लगा दी, कभी टायर जला दिए रोड पे। असल में 9 मई को पीटीआई का प्लान फेल हो गया। ये समझ रहे थे कि हम यहाँ हमला करेंगे। जनरल फैज हमीद ने इनको समझाया था कि आप इन जगहों पे हमला करेंगे तो फौज रेजिस्ट करेगी। ये चाहते थे कि 200-400-500 लोग मर जाएं उससे, फौज की फायरिंग से। जब मर जाए तो हम फौज के खिलाफ एक पूरा मार्च खड़ा कर दें कि फौज ने अब पूरी दुनिया में फौज को गंदा कर दें कि भाई हाँ इन्होंने अपने मुल्क के अवाम पे गोली चला दी। फौज ने बहुत समझदारी से उनके उस प्लान को नाकाम कर दिया कि उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। अगर वो रेजिस्ट कर देते, आर्मी के 4-6 ट्रक आगे खड़े हो जाते, किसी और फायर खोल देते, तो कौन करता उसको? शहीदों की यादगार की बेरमती मार देते वो। उन्होंने बड़ी समझदारी से उनके प्लान को समझते हुए नाकाम कर दिया। जो ये कि चले थे कि हम 200-400 लोगों को मरवाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की फौज को दुनिया में जलील करेंगे, पूरी दुनिया में शोर हो जाएगा, वो हो नहीं सका। अब वो 9 मई में जो किया है उसकी भुगतना तो है ना, ठीक, उसको फिर अब बहादुरी से भुगते हैं, रोए नहीं और अपने रवैये में इत्तेदाल लाएं और बातचीत की माहौल बने। आपको जरूरत है बातचीत की, इस वक्त हुकूमत को आपसे बातचीत की जरूरत नहीं है, आपको हुकूमत से बातचीत की जरूरत है। तो लेकिन बात है साहब, बात करने के लिए तो तैयार ही नहीं है ना। ये तो उनकी तो बात ही एहतजाज से शुरू के एहतजाज पे खत्म हो जाती है। शोर करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रोज तकरीरें करें, शोर करें, फर्क कुछ नहीं पड़ना। इसी तरह चीजें चलनी है और उसके बाद ऐसा ऐसा इनके ऊपर और चीजें जब कैसे चल रहे हैं उनके फैसले आएंगे। जब कोई फैसला किसी चीज में बरी हो जाए तो बहुत अच्छा फैसला, अदालिया को हम एहतराम करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई फैसला अगेंस्ट आएगा, जज भी करप्ट हो जाएंगे, जजों की भी कपड़े उतारेंगे, ये सबके उतारेंगे। ऐसे सियासत नहीं होती। अपने आप को समझाएं। अगर आपको सियासत करनी है इस मुल्क में तो अपने तरीकेकार को परखें, उसकी गलतियां निकालें और बैठ के सियासी बातों को सियासी तरीके से हल करें और सियासी लोगों से बात करने की बात करें। आप ये कहना छोड़ दें कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो फिर आप
उन्हीं से बात करें, सियासी लोगों से क्यों गिले शिकवे करते हैं आप? लेकिन जिनसे वो बात करने की बात कर रहे हैं उन्होंने तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आमिर मुगल साहब, अगर अदालत ने बानी पीटीआई सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली इनके भागे हुए लोग उनके खिलाफ चलाएंगे। वो रोज एक लंदन से बैठा हुआ भगोड़ा वो अपने चलाता है, मैं देखता हूँ उसका, थोड़ा सा देख के बंद कर देता हूँ कि मुझे पता है उसने क्या कहना। ये सारी की सारी चीजें बंद करेंगे तो इनके लिए माहौल बनेगा ना। जब ये उस माहौल को बनने ही नहीं दे रहे तो फिर किस तरह कोई इनके साथ करेगा कुछ? ये अपने ये जिस डाल पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं, एक दफा आखिर में नीचे मुंह के बल ही गिरेंगे ये। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। आमिर मुगल साहब, अगर अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ कोई बड़ा फैसला दे दिया तो क्या आप इसे कबूल करेंगे या फिर बयानिया तब्दील हो जाएगा आप लोगों का? देखिए सना हारून साहिबा, एक तो मुझे शुरू से आपको कह रहा हूँ, मुझे नजमी आलम साहब की कतल कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे थोड़ा सा इतना समझ आया कि 9 मई के हवाले से क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं उनकी बात का आपको लंबे लबा बता देती हूँ। उनका ये कहना है कि आप लोग को डायलॉग, हुकूमत को जरूरत नहीं है, आप लोग को बात करनी है तो आप लोग डायलॉग का रास्ता अख्तियार करें, और अगर आप लोग कहते नहीं इनसे नहीं करेंगे तो जिनसे आपको करनी है तो उनके साथ भी बैठ जाएं, ताकि सर माहौल क्लियर हो ना। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन न चलाएं जी, उनके खिलाफ बयानात न दें। एग्जैक्टली। अब आगे आवाज आपको आमिर मुगल साहब। 9 मई के हवाले से जो उन्होंने बात आप चश्मा पहन के बैठ गए हैं, आप समझ रहे हैं कि आपको जो है मतलब आवाज नहीं आ रही, तो आप चाह रहे कि आपको देख, आपको नजर भी ना आए कुछ। मैं ये कह रहा हूँ आवाज नहीं आती तो मुझे कुछ नजर भी ना आए। मैं देखिए नजमी आलम साहब ने जो 9 मई की बात की, मैं हैरान हूँ। अब तो 9 मई कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बार बार कह रहे हैं। और मैं हैरान हूँ, मैंने कहा जी कि वो उनको माफ कर, भाई कौन होते हैं माफ करने वाले? मैं आज हमला करूं फौजी तंजीबात पर, मैं माफी मांगू तो वो मेरा जन्म खत्म हो जाएगा? इतना छोटा आप माफी मांगे तो सर बात तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना सर। सुने ना, आप सुने जी। नजमी आलम साहब कह रहे हैं, मैं तो ये जरा बताएं, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया 27 दिसंबर को, उस वक्त 4000 गाड़ियां जो जलाई, वो क्यों जलाई थी आपने? जो आपने बैंक लूटे, क्या बैंक वालों ने मारा था बेनजीर भुट्टो को? हमने तो उस वक्त भी कहा पाकिस्तान खपे, जब पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा था। ये होती है मुल्क से मोहब्बत। सियासतदानों की अप्रोच ये बताती है कि हमने उस वक्त भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी हमने पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया। अब तो मुल्क के खिलाफ नारे लगाते हैं। नजमी आलम साहब, लेट हिम टॉक। नजमी आलम साहब, लेट हिम टॉक, लेट हिम टॉक प्लीज। ओके जी, आमिर मुगल साहब। जी जी। अब फराह साहिबा ने कहा, बार बार कह रही है जी हमने आज तक कुछ नहीं किया। मोहतरमा आप वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। मोहतरमा वही आप वही हैं जो जब मरियम नवाज गई थी नैब के दफ्तर, तो नैब के दफ्तर पे हमला कर दिया था, पथराव किया था, पूरी दुनिया ने देखा था। फराह साहिबा आप वही हैं, आप कहती है मेरा लीडर बड़ा अच्छा है, आपका लीडर वही है। आप अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखालफत का दुश्मनी का इल्जाम लगा रही है। आपका लीडर वो लीडर है जो मीडिया पे बैठ के इंडियन मीडिया को जाकर इंटरव्यू देता है, मई हमलों में पाकिस्तान को लवे से। आपका लीडर वो है जो मीडिया पे बैठ के सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGI को बुरा भला कहता है। आज आपके समूह से बड़ी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायती बन रही है इस वजह से कि आपको खाना हुआ इलेक्शनों ने जितवा दिया, इस वजह से कि आपके सारे अरबों खरबों के करप्शन के केसेस उन्होंने माफ करवा दिए। तो मैं तो हैरान हूँ, आप टीवी पे बैठ कर भाषण दे रही हैं, सच सच की बातें कर रही हैं, आप तरीके से आपकी ड्यूटी। लेकिन आमिर मुगल साहब, चले ठीक है, आपकी एक लम्हे के लिए बात मान लेते हैं। आमिर मुगल साहब, आपकी लम्हे के लिए बात मान लेती हूँ। अगर एक शख्स गलत करे तो दूसरा भी गलत करेगा, वही रवैया इख्तियार करेगा, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई ना सर। तहरीके साहब की ड्यूटी सीटों पे बैठ के आप सब हाथ इंसाफ के भाषण दे रही हैं। आपको नहीं पता है तहरीके साहब की रिजर्व सीटें हैं सारी? झूठे हरफ उठा के, झूठे कुरान उठा के आप जाके तहरीके साहब की सीटों पे बैठ गई। वो खुदा का खौफ करें। ठीक है, बस प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, आप तीनों मेहमानों से आगे बीन बजाने वाली बात करनी है, इनसे कोई बात करना। ठीक है नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर मुगल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फराह खान साहबा आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये बहस और ये डिबेट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई हम किसी नतीजे पे पहुँच सके, लेकिन आखिर में लगता है कि हासिल उसूल कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त PTI को ज़रूरत इस बात की है कि PTI जो है वो थोड़ा सा अक्ल का मुजाहरा करे, क्योंकि सर आज की जो सारी कहानी है बस एक जुमला चाहती है। अब खेल वाकई संगीन हो चुका है। जो लोग कभी साहिब
में थे वो अब बराह रास्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और 9 मई की जो फाइल है वो दोबारा खुल चुकी है। साबिक जनरल की 14 साल कैद और बानी पीटीआई के खिलाफ मुमकिन गवाही और दोनों पर एक दूसरे के मंसूबों के इल्जामात, ये सब बता रहा है कि मामला अब सिर्फ सियासत नहीं रहा, ये रियासती ताकत के अंदर एक जंग है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि अंजाम कौन लिखेगा और अंजाम किस पर लिखा जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।